हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज जो 12वीं का कल आपको हिस्ट्री का पेपर है 24 तारीख को, वो अपने लेके आए हैं। पेपर लीक हो गया है तो इसको हल करके चले जाना। आपको आराम से यही पेपर मिलेगा, पूरा आंसर सहित ये पेपर है। तो जल्दी से हल करना, ज़्यादा किसी को बताना मत, ठीक है ना। ये पेपर देख लेना और जो इसको हल करते थे जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये है आपका, ये देख लो, कक्षा 12वीं द्वार्षिक परीक्षा 2025-26, 3.25 घंटे टाइम है। पूर्णांक 70 नंबर का है। इतिहास का पेपर है, कक्षा 12वीं है। तो ये पेपर आपका हो गया लीक, ठीक है ना। तो इसको आंसर क्वेश्चन आप मिला के तैयार करके चले जाना। इसको बड़ा कर देता हूँ, आप आराम से फटाफट आंसर बताते जाओ, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके। बनावली किसमें? हरियाणा में। किसमें? हरियाणा में। नेक्स्ट देखो, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? किसको कहा जाता था बताओ? तो ये बिहार को कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था बेबीलाल थापर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? बताओ। तो ये आपकी है कहाँ? दिल्ली में। फटाफट मिला लो, यही पेपर आएगा। फटाफट रट्टा मार के चले जाना। अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो दबा के। इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बटन सिर्फ आपके लिए, इसका उपयोग सिर्फ आप ही कर सकते हो। ये बटन फ्री का, और फ्री का यूज दबा के करना चाहिए। और इस लाइक कर लो, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। और शेयर कर दो क्लास को, ताकि आपके दोस्त भी पेपर हल करके जाए। ऐसे मत कि मेरे दोस्त के भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। सभी को भला होना चाहिए, ये पेपर हल करके चले जाओ। वैसे बोर्ड की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा पेपर है, पुराने पैटर्न के आधार पर आया है। नेक्स्ट देखो, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? कब मिली बताओ? ये मिली थी 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट देखो, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेना प्रमुख क्या कहा जाता था? नायक। क्या कहा जाता था? नायक। नेक्स्ट देखो, आईने अकबरी। चाहिए आज लिख लो आप, ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा इसका क्वेश्चन, और इसका तो 100% आएगा। बताओ, आईने अकबरी कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आप आराम से बता दो, कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में बताता हूँ। इसका आंसर अभी तैयार नहीं हुआ, बता देंगे आपको जल्दी। नहीं, ये सही थी, इसका भी नहीं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधा, ये देखो, इन दो क्वेश्चन आंसर आपको बाद में बता देता हूँ। इसका तय करना कबीर, आंसर तय करना इन दोनों। यह प्रांतीय संसदों गठन के लिए पहली बार चुनाव कब हुए? तो पेपर जल्दबाजी में अभी आंसर तैयार हो रहे हैं, आपको जल्दी से पेपर मिल जाए इसलिए ये क्या गया। बाकी आंसर तैयार हो रहे हैं, साथ साथ में आपको बताते चले जाएंगे। तो आप बाकी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आपको मिल गया, आंसर आप मिला सकते हो। तो एक बार इसको फिर भी आप बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, पार्वत समिति अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अपने B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया? तो ये आपको बता दूंगा 2 मिनट को। नेक्स्ट देखो, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। कब हुआ? 1946 में। ये अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया, रिक्तस्थान वाला। थोड़े छोटे हैं तो बड़ा करते हैं तो आपको आराम से दिखाई देगा। तो पहले रिक्तस्थान देखो, चाणक्य मौर्य के मंत्री थे। किस शासक के? किसके थे? चाणक्य चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के थे। नेक्स्ट देखो, शक शासक रुद्रदामन द्वारा सरोवर का जीर्णोद्धार किसका गया? कौन सा सरोवर है जिसका रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार मतलब पुनः निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन भी 100% बोर्ड में पूछा जाएगा, आपसे तैयार करके चले जाना। कौन सी थी? वो थे सुदर्शन। सुदर्शन सरोवर बोल देते हैं, झील भी आ जाता है कई बार। सुदर्शन सरोवर, झील, कुछ भी जैसे भी दे, लेकिन यही था। नेक्स्ट देखो, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? बताओ, क्या नाम था? इसका नाम था रिहेला। क्या था? रिहेला। रिहेला। नेक्स्ट देखो,
शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें कहकर संबोधित करते थे? क्या कहकर संबोधित करते थे? उन्हें कहकर क्या संबोधित करते थे? सुल्तान, सुल्तान उल मशेक, सुल्तान उल मशेक कहकर उन्हें संबोधित करते थे। ठीक है, या हिंदी में कहें संतों का सुल्तान, संतों का सुल्तान, संतों का सुल्तान, ये कहकर उन्हें बुलाते थे। नेक्स्ट देखो, 1756 में बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया। कौन सा नवाब था जिसने कलकत्ता पे हमला किया था? कौन था? सिराजू दौला। कौन था? सिराजू, सिराजू दौला। कौन था? सिराजू दौला। नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 अति लघुरात्मक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? तो भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया व संविधान निर्माण के लिए प्रावधान तय करने हेतु भेजा गया था। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध क्यों किया था? क्यों किया था? क्योंकि वह मानते थे कि इससे हिंदू समाज में स्थायी विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर देखो, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान रखा गया। 3 आपातकाल होते हैं, 352, 356, 360। 352 और 56 का भारत में प्रयोग हुआ, 360 का आज तक नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान निर्माण में किन 2 प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक था BN राव, BN राव, और नेक्स्ट देखो KM मुंशी। कौन था? KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए स्टेटाइट या सेलखड़ी पत्थर का क्या उपयोग है? पत्थर का क्या उपयोग था? तो इसका बताओ। इससे मोहरें और आभूषण बनाए जाते थे। मोहरों के लिए विशेष रूप से ये पत्थर का प्रयोग होता था। मोहरों के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखो, 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के 2 कारण लिखिए। 2 कारण बताने हैं। तो पहला देखो, हिंदू मुस्लिम अलगाव की राजनीति, और दूसरा देखो खिलाफत आंदोलन व गैर सहयोग आंदोलन का प्रभाव। नेक्स्ट देखो, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देखो, नयनार कौन थे? तो नयनार दक्षिण भारत के शैव धर्म यानी शिव जी के उपासक थे। किसके? शिव जी के। वैष्णव कौन थे? विष्णु भगवान के उपासक होते हैं के भगत थे। नेक्स्ट देखो, तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम क्या था? राक्षस, ये राक्षस तंगड़ी नहीं, राक्षस तागड़ी। क्या? राक्षस तागड़ी इसका नाम था। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये देखो, सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखो, गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? 3 शैलियां होती भारत में, तीनों में से किसका? तो इंडो सार्वजनिक शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये आपका सेक्शन नंबर बी देख लो। तो क्वेश्चन देखो, इसका 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहां से शुरू हो गए। प्राचीन काल में चांडाल कौन थे? आंसर देखो इसका, चांडाल प्राचीन भारतीय समाज में सबसे निम्न श्रेणी के माने जाते थे। इन्हें अस्पृश्य वर्ग में रखा जाता था। ये सौदा मृतकों के निर्वाह और समाज द्वारा निषिद्ध कार्यों को करने वाले लोग थे। समाज में इनका स्थान अत्यंत निम्न माना जाता था। इसे इन्हें क्या कहते हैं शॉर्टकट में? शूद्र। क्या कहते थे? शूद्र। सबसे निम्न इन्हें समाज में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बौद्ध दर्शन की किसी दो महत्वपूर्ण मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली मान्यता देखो,
चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये चार आर्य सत्य जो बुद्ध ने बताए थे। और 2 नंबर देखो अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि, तो ये आपका। और देखो बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर जोर देता था। नेक्स्ट देखो पंच महावर से आप क्या समझते हैं? पंच महावर से आप क्या समझते हैं? पंच महावर जैन धर्म, किस कहते हैं? जैन धर्म के 5 प्रमुख नैतिक व्रत है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन्हें मुख्यतः साधुयां पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इन व्रतों का उद्देश्य आत्म शुद्धि, पापों का क्षय और मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना है। साधारण मनुष्य ये सब नहीं कर पाता है, लेकिन जितनी कोशिश होती है उतना कर पाता है। नेक्स्ट देखो स्तूप को परिभाषित कीजिए। स्तूप को, इसका आंसर देखो, स्तूप एक अर्ध गोलाकार ढांचा होता है जिसमें बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, धातु या स्मृति चिन्ह स्थापित किए जाते हैं और ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक है। स्तूप दान, उपासना और तीर्थ यात्रा का केंद्र माना जाता है। जैसे अपने मंदिर होते हैं तो बौद्ध धर्म में ये स्तूपों को माना जाता है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सीवर नगर क्यों कहा था? सीवर नगर क्यों कहा था? तो ये कहां से था? शॉर्टकट सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बर्नियर कहां का था? फ्रांस का था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के अनुसार मुगल शहर स्थिर नहीं थे, बादशाहों के साथ सेना और प्रशासनिक ढांचे का निरंतर स्थानांतरण होता रहता था। इसी कारण उसने इन्हें सीवर नगर कहा। सीवर नगर का क्योंकि ये अस्थायी स्थानांतरित और राज्य के शिविरों की तरह चलते थे। मतलब जब सेना और राजा चलते थे, जहां शिविर लगाते थे वहीं बाजार रुकता था, बाकी स्थायी बाजार नहीं था, इसलिए उनको शिविर नगर कहा था। नेक्स्ट देखो, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से भी। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी, पहले आते इसको काजी नियुक्त किया था, बाद में उसे चीन के दरबार में राजदूत के रूप में भेजने की जिम्मेदारी दी गई। वह शाही दूत के रूप में महत्वपूर्ण संदेश, उपहार, पत्र लेकर चीन के लिए रवाना किया गया। नेक्स्ट देखो, कृष्णदेव राय की किसी 2 विजयों का वर्णन कीजिए। तो पहले देखो उदयगिरी विजय। कृष्णदेव राय ने गजपति शासकों को हराकर उदयगिरी पर अधिकार कर लिया। ये पिछले साल बोर्ड का क्वेश्चन था, 2 नंबर में, ये बोर्ड में भी यही क्वेश्चन आया था 2024 में। और नेक्स्ट रायचूर दोआब विजय, उन्होंने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तानों को पराजित कर रायचूर दोआब क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया और ये विजय उनके सैन्य कौशल को दर्शाती है। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, मंजिल आबादी और सिपह आबादी से आप क्या समझते हैं? जो ये मंजिल आबादी 2 शब्द है, मंजिल आबादी और सिपह आबादी, इसमें आपको अंतर बताना है। तो मंजिल आबादी क्या थी? ये मुगल काल में शाही शिविरों के आसपास बसने वाले अस्थायी बाजार और बस्तियां थी। बादशाह जहां जहां रुकता वहां सामान, व्यापारी और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसी बस्तियां बन जाती थी। और सिपह आबादी में, और ये दूसरा पॉइंट है इसका, सिपह आबादी ये सैनिकों के लिए बनाई गई अस्थायी बसाहट थी। जब सेना किसी स्थान पर ठहरती तो सैनिकों, घोड़ों, हथियारों और रसद के लिए अलग क्षेत्र विकसित होता, जिसे सिपह आबादी कहा जाता था। ये आपका इसका 11वें के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? किन्हीं 2 का उल्लेख करना। जो भूमि का वर्गीकरण अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण हुआ उसका आपको बताना है। तो अकबर ने भूमि का 4 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला देखो पोलज, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, हर वर्ष ज्योति बोई जाती थी। 2 नंबर देखो, चार भाग बताए थे, 2 का वर्णन करना था, 2 का किया। प्रोटी, भूमि जो 1 वर्ष बोई जाती और 1 वर्ष खाली रखी जाती थी। अन्य 2 चर और बंजारा, ये 2 भूमि थी और वर्णन आपने पढ़ लिया होगा। 2 ही पूछिए, 2 का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल की हत्या कब और किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में
उसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। आपके काम का ये दो चीजें याद करके चले जाना। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इस मसारी बंदोबस्त से सही शब्द में त्रुटि है, पढ़ लेना, से संबंध में सनसेट कानून क्या था? सनसेट नहीं, ये सूर्यास्त, सूर्यास्त कानून। टाइपर से जो अपन टाइपिंग करने वाले त्रुटि हो जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि आपके लिए पेपर लेके आए, जल्दी से ये पेपर मिला, जैसे भी मिला आपके लिए लेके आए, त्रुटि जल्दबाजी में हो जाती है। आपको क्वेश्चन से ध्यान रखना ज्यादा, ये सूर्यास्त कानून है यहाँ, ठीक है ना, इसको डिलीट कर देना। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत वह नियम था जिसके अनुसार यदि जमींदार तिथि सूर्यास्त से पहले, ये देखो यहाँ नाम आ गया, वो गलती से टाइपिंग हो गया, तक लगान जमा नहीं करते थे तो उनकी जमीन तत्काल नीलाम कर दी जाती थी। इससे जमींदारों पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संथाल विद्रोह के कोई दो कारण लिखना। बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला देखो, जालिम महाजनों, जमींदारों और साहूकारों का शोषण, अत्यधिक ब्याज वसूली के कारण। दूसरा देखो, ब्रिटिश प्रशासन की कठोर नीतियां, भूमि हड़पना, जंगलों पर प्रतिबंध। इन परिस्थितियों ने संथालों को 1855-56 में संगठित विद्रोह के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार क्यों कर दिया था? यह आपका राजनीतिक क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि पहला कारण देखो, प्रस्ताव में पाकिस्तान की स्पष्ट मांग स्वीकार नहीं की गई थी। दूसरा देखो, संघीय ढांचे में लीग को अपने अनुसार शक्ति संतुलन सुनिश्चित होता नहीं दिखा, इसलिए लीग ने इसे खारिज कर दिया, अपना फायदा नहीं तो खारिज कर दिया। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। आंसर देखो इसका, औपनिवेशिक शहरों का विकास ब्रिटिश शासन की वाणिज्यिक नीतियों और आर्थिक हितों के अनुसार हुआ और इन शहरों में बंदरगाह, रेल, व्यापारिक गोदाम, समया पालन, बैंकिंग, बीमा और नई व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित की गई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे शहर व्यापार के केंद्र बने जहां यूरोपीय कंपनियां वाणिज्यिक गतिविधियां नियंत्रित करती थी। ब्रिटिश शासकों ने इन शहरों में प्रशासनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों का प्रतिकरण किया और सड़कों, नगर नियोजन, बाजारों को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला। इस प्रकार औपनिवेशिक शहर नए शासकों की व्यापारिक संस्कृति और लाभ उन्मुख नीति का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास को लाइक कर दो भैया दबा के, लाइक वाला बटन आपके लिए, सिर्फ इसका यूज आप ही कर सकते हो। क्लास को दबा के लाइक कर दो, इसमें कंजूसी मत करो, आपके लिए पहले पेपर लगाए, इसमें कंजूसी क्यों कर, दबा के लाइक कर दो। आज 2000+ लाइक होने चाहिए आपके, लाइक कर दो फटाफट। अरे लाइक कर दो, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, फटाफट लाइक कर दो। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। आंसर देखो इसका, मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के प्रमुख और अत्यंत प्रभावशाली नेता थे। वह फैजाबाद और अवध क्षेत्र में विद्रोह के प्रमुख मुख्य प्रेरक बने। उनका संगठन कौशल, युद्ध कुशलता और जनता को संगठित करने की क्षमता के कारण अंग्रेज उनसे अत्यधिक भयभीत रहते थे। उन्होंने फैजाबाद में क्रांतिकारियों को संगठित किया और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कई सफल संघर्ष किए। वह अवध के विद्रोहियों को एकजुट कर आंदोलन को नई दिशा देने में सफल हुए। अतंत अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कर दी। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक साहसी और रणनीतिक नेता माना जाता था। नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, बड़े वाले क्वेश्चन है आपके। 19 नंबर देखो, कबीर के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। चाहे कबीर की पूछे चाहे गुरु नानक की पूछे, एक शिक्षा तो आपसे पूछनी है, यहां पूछे चाहे बोर्ड में, दोनों में भी पूछेगा। कबीर की देख लो, इसका आंसर देख लो, निर्गुण भक्ति। कबीर ने ईश्वर को निराकार माना और बताया कि ईश्वर हृदय की पवित्रता से प्राप्त होता है। जो कबीर जी थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और सीधे उपासना को जोर दिया। जाति पांति का विरोध, जाति का नाम पे जो भेदभाव था उनका विरोध किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच तथा जाति पांति का विरोध किया।
3 नंबर पॉइंट देखो, रूढ़ियों और अंधविश्वास का विरोध किया। कबीर ने पाखंडपूर्ण कर्मकांड, ढोंग और बाहरी आडंबरों की आलोचना की। मानवता और प्रेम, उन्होंने प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। साधना और आत्मज्ञान, कबीर आत्मानुभूति और आंतरिक साधना पर बल देते थे। नेक्स्ट देखो आपका 20 नंबर क्वेश्चन, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर देखो इसको, 6 विभागों वाला सैन्य बोर्ड मेगस्थनीज ने बताया कि सेना का संचालन एक सैन्य परिषद द्वारा होता था, जिसे 6 विभागों में बांटा गया था। पहली थी पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार सेना, तीसरी रथ सेना, चौथी हाथी सेना और पांचवी नौसेना और छठी परिवहन एवं आपूर्ति विभाग। देखो विशाल सेना, मौर्य साम्राज्य के पास बड़ी संख्या में सैनिक और हाथी घोड़े और रथ थे। उत्तम व्यवस्था, सेना की नियमित वेतन, भोजन और प्रशिक्षण मिलता था। राज्य नियंत्रण, हथियार निर्माण से लेकर सैनिक भर्ती तक सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। ये इसका एक 8 नंबर का आपसे पूछा जाता है, 6 या 8 नंबर का बोर्ड में आता है। एक पूछे या तो गृह स्थापत्य पूछेगा या नाड़ी स्थापत्य वाला पूछेगा, एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का गृह स्थापत्य अत्यंत विकसित, सुसंगठित और योजनाबद्ध था। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। आपको भी पेपर में ऐसे लिखना है, लिखनी शैली बहुत बढ़िया, ऐसे पॉइंट बना के लिखना, तभी नंबर अच्छे से मिलते हैं। योजनाबद्ध नगर व्यवस्था, ऐसे इसको अंडरलाइन करके बढ़िया पॉइंट करके ऐसे निशान करके यहां से आपको लिखना शुरू करना। घर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बनी सीधी सड़कों के किनारे बनाए जाते थे, जिससे एक सुनिश्चित है, ये यहाँ टाइपिंग गड़बड़ी हुई है, नगर योजना स्पष्ट होती। 2 नंबर पॉइंट देखो, पक्की ईंटों का उपयोग, अधिकांश भवनों में समान आकार की पक्की हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, तो उनकी उन्नत तकनीकी का प्रमाण है। नेक्स्ट देखो, 2 या 2 से अधिक कमरों वाले मकान, सामान्यतः घरों में कई कमरे, आंगन, रसोई, स्नानागार होते हैं। यह उच्च जीवन स्तर और सामाजिक उन्नति को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नाली प्रणाली से जुड़ाव, इसका पूरा विस्तार से वर्णन पूछे तो ये बहुत बढ़िया, बस छोटी देर किया। लगभग हर घर का स्नानागार एक सुविकसित जल निकासी प्रणाली से जुड़ा होता था। यह विश्व की प्राचीनतम, उन्नतम और ड्रेनेज प्रणाली मानी जाती है। प्रवेश द्वारा गोपनीयता, घरों के मुख्य द्वार प्राय संकरी गलियों की ओर खुलते थे होता था, सीधे मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। इसका 6 नंबर पॉइंट देखो, आर्थिक गतिविधियों के लिए स्थान, कई घरों में भंडारण कक्ष भी होते थे और व्यापार एवं औद्योगिक गतिविधियों का सूचक है। नेक्स्ट देखो, यह थोड़ा आ गया शायद क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बनावट और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसकी बनावट देखो, विशाल स्नानागार एक बड़ा आयताकार टैंक था, लगभग 12 मीटर और 12 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर पक्की ईंटों के कमरे और गलियां बनी थी। टैंक में पानी डालने और निकालने के लिए विशेष जल निकास व्यवस्था थी। फर्श पर जिप्सम और बिटुमेन डामर लगाया गया ताकि पानी रिस ना सके। दूसरा पॉइंट महत्व इसका, यह स्नानागार सामूहिक स्नान का स्थान था, जिससे इसके धार्मिक और सामाजिक उपयोग का संकेत मिलता है। इसे सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल माना जाता है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग स्वच्छता, पवित्रता और सामाजिक जीवन को बहुत महत्व देते थे, और यह उनकी स्थापत्य कला, जल संरक्षण तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, 22 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे के विरोध में ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। असहयोग के माध्यम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कानून अदालतों से वकीलों का हटना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन, सरकारी उपाधियों का त्याग, सफलताएं। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। ग्रामीण जन और किसान बड़ी संख्या में जुड़े, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचलन में
वृद्धि हुई। सीमाएं क्या थी इसकी? चरखे और खादी का पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली, कई स्थानों पर हिंसा की घटनाएं हुई। चोरी चोरा की घटना के बाद 1922 में आंदोलन वापस ले लिया गया। समग्र मूल्यांकन, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता स्थापित की। नेक्स्ट देखो, ये 22 का अत्व वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जो अच्छा लगे आप करके आना। अत्व वाला भी देख लो। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद महीने महात्मा गांधी के जीवन में श्रेष्ठतम क्षण थे। तो स्वतंत्रता के बाद में जो महात्मा गांधी के महीने थे वो श्रेष्ठतम क्षण थे जीवन का, उसको सिद्ध करना है। पहले देखो, सांप्रदायिक तनाव के बीच शांति प्रयास। 1947 में विभाजन के बाद देश में हिंसा फैली, पर गांधी जी ने कोलकाता, नोआखली और दिल्ली में शांति स्थापित करने अनवरत प्रयास किए। सत्य और हिंसा का उत्कृष्ट प्रयोग। तो ये बड़े वाले क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेना। तो पॉइंट पॉइंट आपको बता देता हूं। और जनमानस पर प्रभाव पड़ आप लेना, इसको आंसर सही है। राजनीतिक पद ठुकराना और सार। छोटे वाले क्वेश्चन बता दे, उसमें आपकी दिक्कत रहती है। बड़े वाले क्वेश्चन आप यहां से हल कर लेना। अच्छा, ये बड़े वाले क्वेश्चन आपके यहाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये पेपर हल हो गया। रट्टा मार के चले जाना और यही क्वेश्चन आएंगे और बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना। धन्यवाद, नमस्कार।